हरियाणा के ही जो इस सारे मेयर्स की काउंसिल है प्रदेश के, एक प्रकार से उनके जो अध्यक्ष हैं, और पंचकुला के मेयर हैं श्री कुलभूषण गोयल जी। हमारे यहाँ जिले के 3 विधायक यहाँ उपस्थित हैं। एक विधायक जो स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, वो कल आपके बीच में आने वाले हैं, और एक 5वें विधायक वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति है। तो ऐसे सभी हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री योगेंद्र राणा जी, और कालका क्षेत्र की हमारी विधायक हैं, जो जब ये मेयर थे तो मेयर रहते हुए इन्होंने चुनाव लड़ करके विधायक बनी हैं। तो एक प्रकार से पूर्व मेयर वर्तमान विधायक बहन शक्ति रानी शर्मा जी, उपस्थित देश भर से पधारे हुए, विशेष तौर पर बहुत दूर दराज से जो मेयर आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन विशेष तौर पर करना चाहता हूं। जैसे मलयालम, केरल से भी आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, सिक्किम से आए हैं, असम से आए हैं। इतने दूर दराज क्षेत्रों से जो आए हैं, उनका विशेष तौर पर करनाल की इस धरती पर, ये दानवीर कर्ण की धरती है, त्याग की धरती है, और हरियाणा जिसको भगवान कृष्ण द्वारा जो गीता का संदेश जान दिया गया, वो हरियाणा गीता भूमि है। इस पर आप लोगों का सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं पूछ रहा था कि कब कब होता है ये अपना अधिवेशन, तो बताया कि वर्ष में एक बार हम मिलते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा जो रोल है, उस रोल के हिसाब से जो अच्छा हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं, ताकि एक दूसरे को बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पता लगती हैं उसके जानकारी मिले, दूसरी जगह पर इम्प्लीमेंट की जा सके, रेप्लिकेट की जा सके, और जो कोई कमियां रह जाती हैं तो उसकी भी चर्चा करते हैं, ताकि उन कमियों को कैसे ठीक करें। और जो कि सरकार का एक सिस्टम है, केंद्र में भारत सरकार, हर एक प्रदेश में प्रदेशों की अपनी सरकार, और फिर 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट, वो हमारा है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में भी 2 हिस्से हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र का है, एक अर्बन लोकल बॉडीज है। तो जो हमारा शहरी निकाय है, इसके अंतर्गत हमारी जो तीसरी सरकार है, इन तीनों का तालमेल कैसे हो, और हम अपने काम को किस प्रकार से एक उचित ढंग से जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ा सके, अपना योगदान दे सकें, उसका सारा विचार हमको 10 साल के बाद शहरी आबादी को 35% हो गई है, और बहुत जल्दी, क्योंकि ये गति पहले शायद सालों में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी 10-15 साल में पहले हुई है, और आने वाले 15 साल में, यानी अर्थात 2047 में ऐसा माना जा रहा है कि देश की जो शहरी आबादी हो 50% हो जाएगा। इट विल क्रॉस 50% इन अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो शहर वर्तमान में हैं उनका भी दायरा बढ़ा रहे हैं, नए शहर भी बन रहे हैं, नए शहर बिल्कुल एकदम शुरू से जीरो से नए शहर बन रहे हैं, और कुछ बड़े बड़े गांव हैं, उनको भी म्यूनिसिपैलिटी के रूप में बनाने के लिए आज थोड़ी सी लोगों में रुचि जागी है। एक समय था ये रुचि कम थी, लोग लगता था शहरीकरण करेंगे तो और कुछ भी नहीं होगा, तो हमारे ऊपर हाउस टैक्स लग जाएगा, ये सबसे बड़ा डर होता था। आज विकास के नाते तोलते हैं कि अब टैक्स लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन शहरी व्यवस्था में आएंगे तो गांव से विकास ज्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विकास की चाह के कारण से लोग शहरीकरण की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार के नाते बहुत ज्यादा संख्या शहरों की तरफ बढ़ रही है। तो इन शहरों को सुनिश्चित ढंग से आगे चलाना, इसमें केंद्र में जो जिम्मेवारी है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, इसका है। और मोदी जी ने चूंकि ये काम पिछले 1 वर्ष से 1.25 वर्ष से हमको दिया है, तो उसकी बहुत बारीकियां ध्यान में आ रही है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सी चीजें हमको हरियाणा में ध्यान में आई, जिनको एक प्रदेश के नाते हमने ठीक किया। कई चीजें यहाँ मांग के रूप में, एक मांग पत्र के रूप में रखी गई हैं, तो उसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो प्रदेश की सरकारों को ही करनी है।
सही जगह पकड़, इसे जैसे आप डायरेक्ट चुनाव, सही जगह पकड़। हरियाणा में डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, इनडायरेक्ट चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता था। लेकिन हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे से पहले डायरेक्ट चुनाव होता है तो व्यवस्था अच्छी है, तो हरियाणा में हमने आज से 10 साल पहले ये डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था कर दी थी। दूसरी बार इस बार ये डायरेक्ट चुनाव हमारे मेयर के हुए हैं। वहीं हम चंडीगढ़ में देखते हैं कि हर साल मेयर का चुनाव हो जाता, एक साल में मेयर अभी शहर को समझ में नहीं पाता और अगले साल उसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, पार्षदों को इधर से उधर से इधर भगाते रहते हैं। तो जो लोकतंत्र में अच्छी व्यवस्थाएं हैं उसको करने के लिए कभी भी प्रदेश अपनी योजनाएं बना सकते हैं। अभी तक केंद्र से ऐसा कोई निर्देश नहीं है किसी एक सिस्टम को लागू करने के लिए, क्योंकि संवैधानिक चीजें हैं। अल्टीमेटली हमको पार्लियामेंट में जाकर के संविधान में व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। हम कोई एक मॉडल ड्राफ्ट तो बना सकते हैं किसी चीज का कि ये मॉडल ड्राफ्ट है और प्रदेश इसको लागू करें, लेकिन अल्टीमेटली कानून भी प्रदेशों से बनते हैं। प्रदेश अपने उस सिस्टम में संचालन जो है स्थानीय निकाय के करते हैं। जैसे हमने दूसरी व्यवस्था उस समय की थी, एक बिल लेकर के आए, चाहे वो पंचायतें थी चाहे शहरी निकाय थे, कि पार्षद हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पढ़े लिखे होने चाहिए, कम से कम 10वीं पास। थोड़ा छूट दी थी महिलाओं को, अनुसूचित जाति को थोड़ी छूट दी थी, अन्यथा बेसिक ये था कि 10वीं पास हमारे प्रतिनिधि बनने चाहिए। उसमें कोई जो मुखिया होते हैं स्टेट के, खास करके उनके मन में या वहाँ की जो कैबिनेट होती है उनके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आप भी ऐसी व्यवस्थाएं केंद्र से जब होगी तब होगी, लेकिन इसकी आवाज़ अपने प्रदेशों में भी आप लोग उठाएं कि जो प्रदेश के दायरे में है उसको जरूर कराना चाहिए। शहरों की अपनी चुनौतियां बहुत हैं। कोई जो शहर है अलग अलग प्रकार के शहर है, कोई शहर धार्मिक शहर है, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र उसका अलग एक स्थान है, तिरुपति उसका एक अलग स्थान है, अयोध्या उसका अपना एक अलग स्थान है, काशी अपना एक। तो ऐसे धार्मिक जो शहर होते हैं वहाँ लोगों के व्यवस्थाएं भी अलग चाहिए, स्वभाव भी अलग होता है, वहाँ की विकास के प्रकार भी अलग है। कुछ शहर टूरिज्म के नाते से अच्छे हैं, शिमला टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया है, श्रीनगर टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया है, दक्षिण में कई शहर हैं टूरिज्म के नाते से अच्छे हैं। कुछ शहर जहाँ उद्योग नगरियाँ हैं वहाँ उद्योग के लोग रहते हैं, उस प्रकार की व्यवस्थाएं को करनी पड़ेगी। तो ऐसे हर शहर की अपनी एक विशेषता होती है, उस नाते से वहाँ की आवश्यकताएं, वहाँ की समस्याएं वो हमको सब समझनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस नाते से कुछ बातें तो अलग होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं, उस पर भी हम काम करते हैं। आगे शो कराऊंगा मैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि कितना ही हम काम कर लेंगे, जनता एकदम संतुष्ट हो गई है ये कभी दृश्य आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए। अगर सब संतुष्ट हो गए तो हमारा काम रुक जाएगा, फिर आगे करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे और कुछ दिन के बाद जनता उठा के बाहर फेंक देंगे, उनको बहुत असंतुष्ट फिर हो जाएंगे। तो हर समय कोई ना कोई नया काम हमारे करने के लिए है, उस काम की सीमा नहीं है, स्काई इज द लिमिट। इस आधार पर हमको काम आगे करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा संतुष्टि जनता को होती है, हम जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी छवि कैसी है इसको देख करके जरूर संतुष्टि होने का विषय आगे बढ़ता है। अगर हमारी छवि अच्छी है तो सब कहेंगे ये हमारा मेयर बहुत बढ़िया है, हमारा पार्षद बहुत बढ़िया है, हमारा डिप्टी मेयर बहुत बढ़िया है, काम कम करे ज्यादा करे लेकिन छवि अच्छी है। और छवि के रूप में उनका नाम उस समय एक प्रकार से फाइनल हो ही गया था सितंबर 2013 में। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अगले वर्ष, बताइए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने और उस चैलेंज को कैसे आप हल करेंगे। उन्होंने कहा देखिए चैलेंज तो बहुत है, आप भी गिनाएंगे तो 10, 15, 20 गिना देंगे, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं सोचता हूँ जिसको ठीक करना सबसे पहले है, आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा चैलेंज बताएंगे कौन सा नहीं बताएंगे, कोई गरीबी को बताएगा, कोई पावर को बताएगा, कोई हाउसिंग को बताएगा, कोई सफाई को बताएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बताएगा, हर प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं।
लेकिन उन्होंने ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज है, इसको मैं स्वीकार किया और ठीक करूंगा। और ठीक बात है, उससे पहले एक समय ऐसा भी था, लोग ये कहते थे मुझे कुछ भी कह लो, नेता मत कहना, क्योंकि नेता कहते ही 10 बातें अपने आप साथ जुड़ जाती थी कि नेता माने ये गलत काम करने वाला व्यक्ति। कई शब्द बोले जा सकते हैं, लेकिन बोलता नहीं हूं मैं। लेकिन अच्छी छवि नहीं होती थी नेता की। नेता की छवि अच्छी कैसे हो, अच्छे लोग राजनीति में कैसे आए? पहले अच्छे लोगों की राजनीति में आने की इच्छा भी नहीं करती थी कि राजनीति ये गंदा खेल है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने कहते सुना है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 11 वर्ष के बाद मोदी जी ने इस टारगेट को बहुत लेवल तक अचीव कर लिया है कि आज अच्छे अच्छे लोग राजनीति में शुरू हो। आज लोगों को लगता है कि क्षेत्र में आकर जनता की सेवा करके अपने मन को सुख पहुंचाऊंगा। सुख के कारण बहुत होते हैं, तो जनता की सेवा करना, त्याग करना, इसमें जो सुख है वो स्वार्थ में नहीं है। सेवा मन में भाव चाहिए। सेवा मन में आ गया तो बाकी चीजें पूरी हो जाएंगी। अब काम करते हुए कई कठिनाइयां भी आएंगी। उन कठिनाइयों में, क्योंकि हमारे काम के मोटे रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कार्य, काम क्या क्या है, उन कामों की आवश्यकता, समस्याएं। लोग बताते हैं यहाँ पुलिया बननी चाहिए, यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ बहुत तरह के ऐसे जो म्यूनिसिपैलिटी के जिनमें काम होते हैं वो सब बताएंगे। अब उसको करने के लिए 2 और विषय हैं। उसमें एक है साधन, किसके लिए साधन लगेगा वो कहां से आएगा, और दूसरा होता है कार्यबल, लोग कहां से आएंगे। तो इसका विचार, इसकी समस्या, इस कठिनाई को दूर करने का हमेशा आपको विचार करना होगा। जहां तक साधन का विषय है, साधन की कुछ व्यवस्थाएं हमारी बनी हुई हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन जो है वो केंद्र का भी म्यूनिसिपैलिटी के लिए पैसे तय करता है कि ये रेशो, ये एरिया और ये उसकी पॉपुलेशन, इस हिसाब से वो देते हैं। ऐसे ही स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी बनते हैं सबके, SFCs, वो भी तय करते हैं कि हम म्यूनिसिपैलिटीज को, लोकल बॉडीज को इतना पैसा देंगे, उनका अपना फार्मूला ले सकते हैं। वो सब पैसे वहां से आते हैं। फिर हमारे अपने साधन में तरह तरह के छोटे छोटे टैक्स होते हैं। कहीं हाउस टैक्स है, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स है, कहीं हमारे जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें भी शेयर मिलता है टैक्स का, कहीं कहीं पावर सप्लाई के ऊपर भी सेस लगा हुआ है थोड़ा ज़्यादा। फिर यूज़र चार्जेस, पानी सप्लाई करते हैं उसके पैसे मिलेंगे, सफाई करते हैं उसके भी डोर टू डोर हम जो सफाई इकट्ठी उनका कलेक्शन करते हैं तो उसकी कलेक्शन चार्जेस भी हम ले सकते हैं। खर्चे भी होते हैं, लेकिन ये सारे, आमदन अगर ठीक होगी हमारी तो फिर खर्चे ठीक हो जाएंगे। और अगर कहीं हमने सोचा कि पैसे हमको क्यों ले रहे जनता से, तो जनता से अगर पैसे नहीं लेंगे, जो नॉर्म बने हुए हैं, तो फिर हम काम भी नहीं कर पाएंगे। केंद्र का और प्रदेश का तो एक सिस्टम बना हुआ, हाँ वो भी सख्ती से लागू हो जाए। पहले की सरकारें ये भी नहीं करती। बहुत प्रदेश वो एक साथ देते हैं, जो कहते हैं उसमें कभी दिया कभी नहीं दिया, ऐसा चलाते हैं। फिर वही कहूँगा, केंद्र का तो एक सिस्टम बन गया है कि सीधा ही म्यूनिसिपैलिटी के खाते में जाएगा, लेकिन प्रदेशों में कहीं कहीं अभी अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। आप लोग प्रदेश की सरकारों के साथ, क्योंकि हर प्रदेश का अपना एक अर्बन लोकल बॉडीज का एक विभाग है, उस विभाग के साथ हम जुड़े हुए हैं। वहाँ अपने मंत्री हैं, उनसे भी संबंध अच्छा बनाइए, हमारे वहाँ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी संबंध बनाइए, और जो सिस्टम है उनसे समझिए, और सिस्टम पर वो भी खरे उतरे, हम भी उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। केंद्र भी जब पैसे देता है तो उन्होंने कुछ शर्तें लगा रखी हैं। उन्होंने शर्तें लगाई हुई है, जैसे कि पिछले 5 वर्ष में राज्य का औसत GSDP वृद्धि के अनुरूप हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर कहीं प्रॉपर्टी टैक्स हमारा कम हुआ है तो केंद्र के लोग कट मार देंगे, पैसा नहीं मिलेगा। तो वो भी कहते हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं ये एक प्रकार से मैचिंग ग्रांट है, आप अपना पैसा इकट्ठा करोगे तो हम देंगे, इकट्ठा नहीं करोगे तो हम नहीं देंगे।
उसको कई बार लोग अपनी मजबूरी मान लेते हैं। मजबूरी नहीं है, दायित्व तो है, कर्तव्य मान करके चले। तो ऐसे ही अन्य जो हमारे जो यूजर चार्जेस हैं उसको इकट्ठा करते कि नहीं करते हैं, ये भी शर्त है। हाँ, दे दूंगा, कल दे दूंगा। तो इन शर्तों पर खरा उतरना ही हमारा काम है। हम खरा उतरेंगे, अपना पैसा ज़्यादा इकट्ठा होगा, केंद्र से ज़्यादा आएगा, फिर प्रदेश भी देंगे, तो कोई कमी नहीं आएगी। हमारे यहाँ हर प्रकार के कॉर्पोरेशन हैं। एक कॉर्पोरेशन हमारे मेरे यहाँ है, वहाँ कॉर्पोरेशन के उसके पास अब 2000 करोड़ का एफडी है, और एक कॉर्पोरेशन ऐसा है जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का उधार है। तो ऐसे हर प्रकार की स्थितियां हैं। हम अपने साधन को ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर हमको शेयर मिल जाता है। कुछ हमारी फीस होती है, लाइसेंस फीस है, अन्य प्रकार के बहुत से ऐसे प्रकार है उसमें दिए हुए, आप पढ़िए। और कहीं भी निसंकोच जनता से पैसा लेने में कतराना नहीं है। कई लोगों को डर लगता है कि पैसा मांग लेंगे तो पता नहीं अगली बार फिर हमको मेयर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, हमको पार्षद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने वाले लोग कम होते हैं, हमारी व्यवस्थाओं से खुश होने वाले लोग ज्यादा होते हैं। हमने करके देख लिया। अभी चर्चा आ रही थी कि ये प्रदेश बिजली के मामले में बहुत फिसड्डी था, लोग बिल नहीं भरते थे। 34% हमारा लाइन लॉस, AT&C लॉस जिसको कहते हैं, वो लॉस थे। सारे चारों कंपनियां घाटे में थी। बिजली गांव में तो बहुत कम देते थे, शहरों में भी कट लगते थे। आज 10 साल के बाद झोली फैला करके मैंने बिजली के बिल मांगे। शुरू में कठिनाई आ रही, हमने स्कीम शुरू की स्पेशल, मेरा गांव जगमग गांव, और बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से एक एक गांव में बढ़ते चले गए। आज 6500 गांव में 5900 गांव हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है। अभी 400-500 गांव थोड़ी सी कठिनाई उसमें है। मुझे लगता है ये साल भर में हमारी प्रदेश सरकार, वर्तमान सरकार में थोड़ा कठोर भी होंगे वो, और जो ठीक काम करेंगे आगे बढ़ेंगे। आज तो स्थिति ये है हरियाणा में कि जब कोई बेटी की शादी के लिए पैसा लेके जाता है तो पहले पूछता है कि आपके गांव में बिजली कितने घंटे आती है। 24 घंटे आती है, फिर तो रिश्ता आगे बढ़ता है, नहीं तो वहीं छोड़ देते हैं। बच्चे माँ बाप को पकड़ते हैं कि पास के गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही, हमारे गांव में 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। तो इतने सामाजिक दबाव भी बने हैं। ऐसे ही स्वच्छता है, अभी स्वच्छता भी ऐसा ही विषय है। सुंदर शहर है, उसको सब पसंद करेंगे। आज देश भर में इंदौर का, सूरत का, लखनऊ का, अब करनाल भी आ गया इस बार श्रेणी में। बहुत से शहर आए हैं इस बार। वो आगे व्यवस्था बताऊंगा कि इस बार स्वच्छता के नाते एक अभियान के रूप में इसका कंपटीशन अलग ढंग से किया कि हमारा हर शहर कंपटीशन में आगे आने की कोशिश करे। तो इस प्रकार की सब बातें हमको करनी होंगी। और जहां तक साधन की बात है, थोड़ा थोड़ा साधन सबसे लेंगे तो हमारा बहुत सा काम ये आगे बढ़ जाएगा, इसमें कठिनाई नहीं आएगी। और जितना जहां खर्च करना चाहिए, कई बार हमें लगता है यहां खर्च करेंगे तो लाभ क्या होगा, लेकिन कई बार दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं। जैसे पर्यावरण है, हम अभी सफाई पर ध्यान देते होंगे, पर्यावरण की कुछ चीजें नहीं करते हैं। सपोज वन लगाने का काम, पेड़ लगाने का काम, ये पर्यावरण का काम है, दूर करें। उसके लिए कोई जिसको कहना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हम उसकी जो जिसको कहना फजूल खर्ची, वो भी ना करें। सीमा में खर्च करना ये बहुत जरूरी है। एक बार एक बताते हैं, अमेरिकन म्यूनिसिपल एक कमेटी थी, उसका एक उदाहरण मैंने सुना। वहां गंदगी ज्यादा हो गई। एक बार सफाई कर्मचारियों ने थोड़ा ढिलाई बरती, कुछ कटाई हो गई, तो उनका कुछ साधन लाए जाए। पुराने समय में साधनों में आज की तरह JCB, ट्रैक्टर्स ये वगैरह नहीं थे, तो घोड़ा गाड़ी के ऊपर उसका इस्तेमाल करते थे। तो एक घोड़ा गाड़ी खरीदी जाए ताकि शहर की सफाई में थोड़ा तेजी लाई जाए। अब वो घोड़ा खरीद लिया, खरीदने के बाद अब उसके ऊपर खर्च होने लग गया।
घोड़े पर भी खर्च है, घोड़े को उसको गाड़ी को चलाने वाले का भी खर्च है, और इतना खर्च जो पैसा थोड़ा कम पड़ता था और व्यवस्था कर नहीं पाए, तो किसी ने उनको सुझाव दिया कि भी जितना घोड़े पर आप खर्च करते हो इसको थोड़ा कम कर दो, काम चल जाएगा। कैसे करें? इसका जितना खर्चा आता ना, इसका चारा, इसका 25% चारा कम कर दो, घोड़े को कुछ नहीं होगा। उनको सुझाव देने वाले भी अपने तरह के होते हैं, और मानने वालों की मजबूरी हो गई, उनका ठीक है करके देख लेते हैं। उन्होंने उसका 25% चारा कम कर दिया, उसका दाना चारा जो था, लेकिन घोड़ा 25% कम करने के बाद ठीक ठाक काम करता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई घोड़े को। महीना 2 महीने बीत गए तो ठीक काम कर रहा था घोड़ा। उन्होंने सोचा अगर 25% कम करने से ठीक चल रहा था, एक और 25% कम करके देख लो। उन्हें 25% और कम कर दिया, घोड़ा थोड़ा सा धीरे चलने लगा, थोड़ी कमजोरी आई। अब फिर भी काम तो जितना था वो कर ही रहा था। उनको लगा कोई नहीं, धीरे कर रहा तब भी कोई बात नहीं, काम तो हो ही रहा है, हमारा खर्चा बच गया, हमारा तो ठीक ठाक काम चल गया। लेकिन एक प्रयोग और करो, 25% और कम कर दो। अब वो आधा, आधे से फिर आधा, 25% कम कर दिया। अब घोड़ा थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन वो काम करता रहा, गति धीमी हो गई, काम कर रहा था। ठीक है, काम करना, तेज गति धीमे गति कुछ भी हो। और एक कोई महापुरुष ऐसे वहां आए कि जब इस कम खाने से भी चल रहा है तो बिना खाने से भी चल जाएगा। तो उसने बाकी बच्चा 25% को भी खत्म कर दिया। कल से घोड़े का खाना पीना बंद। फिर क्या हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से हम ये भी नहीं कि निर्दयता से खर्च ज्यादा नहीं करना, ठीक है, संभल के करना, लेकिन जहां आवश्यक है जितना वो जरूर करना है, उससे हमारा काम चलेगा, अच्छा चलेगा। साधन पर्याप्त रखना एक विषय। दूसरा विषय हमारा कार्यबल। कार्यबल हमें कितना चाहिए, कितना है, इसमें भी कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। जितने आदमी चाहिए उतने नहीं लगाएंगे तो फिर वो काम की कमी आएगी। कई बार इस भर्ती करने में भी प्रदेशों की ओर से कुछ कंट्रोल बने रहते हैं। मैं इस विषय में मध्य प्रदेश की सराहना करता हूं कि मध्य प्रदेश हमारे जो मेयर बैठे हैं कि उनको कार्यबल की समस्या नहीं आती, उनकी रिक्रूटमेंट अपने हिसाब से ही करते हैं, प्रदेश से नहीं पूछते हैं। क्यों? ऐसा है ना, हमारे मेयर मध्य प्रदेश इंदौर, यही है ना। हाँ, उनको छूटा, अपना कार्यबल अपने आप लगाओ, एक भरोसा बना हुआ है। यहाँ अगर थोड़ा छूट दे दी जाए, हरियाणा में हमने देखा छूट देते ही 100 चाहिए तो 200 लगाते हैं, 200 चाहिए 400 लगाते हैं, और लगाते ऐसे हैं कि काम करने की जरूरत नहीं, 400 अपना हाजिरी लगाओ, तनख्वाह लेने के लिए आगे पहुंच जाओ। कार्यबल तभी भर्ती करने का लाभ है जब उनसे हम ठीक से उनको ट्रेन करें, उनसे जो काम लेना वो ले सकें। कामचोर लोग अगर आपने ले लिए तो ऊपर से कोई उसका ध्यान नहीं करेगा, ये ध्यान आपको ही करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे लोगों में काम करने का एक स्वाभिमान जाके हमको काम करना है, उसमें साथ जाके खड़े होकर भी करना पड़ता है। एक वर्क कल्चर खड़ा करना पड़ता है। अगर वर्क कल्चर आपने खड़ा नहीं किया, सबने अपने अपने यार दोस्त और अपने अपने परिवारों के लोगों को ला के खड़ा कर दिया, चलो ठीक है तनख्वाह मिलेगी, ये छूट अगर आपने लेकर के और वर्क कल्चर को ठीक नहीं किया तो ये समझो कि वो आप जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति जो भी लिया है उसकी ट्रेनिंग कराओ। आजकल तो बहुत सिस्टम आ गए हैं। आईगॉट नाम का एक पोर्टल बनाया है केंद्र सरकार की ओर से, और उसमें लगभग 800 मॉड्यूल डाले गए हैं कि उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग खुद कर सकते हैं। और अपनी खुद ना कर सकें तो फिर कर्मयोगी नाम से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसमें उनकी ट्रेनिंग कराएं। ट्रेनिंग करा करके जितना काम मैक्सिमम करवा सकते हैं लोगों से कराएं और साथ खड़े होकर कराएं। वहाँ मास्टर और सर्वेंट का विषय नहीं आया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का विषय नहीं आया। हम एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय के साथ खड़े होकर के जो काम उसको करना नहीं आता उसको सिखाएंगे। हाथ से काम करना तो भी अभी जैसे आजकल स्वच्छता अभियान के अंदर हम सहभागी बनते हैं, स्वच्छता के लिए हम साथ खड़े होते हैं, कभी कभी उनके साथ मिलकर सफाई भी करते हैं। किसी को टेक्नोलॉजी नहीं आती है, जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया है, उसकी ट्रेनिंग कराओ, सिखाओ। आज ये टेक्नोलॉजी वैसा विषय है जिसके कारण से लोगों की समस्याओं को बहुत हल कर सकते हैं। एआई का जमाना है। किस शहर की पानी की आवश्यकता कितनी है, किस शहर को कितने मैन पावर चाहिए,
कि शहर के अंदर कूड़ा जो है उसका निस्तारण कैसे होगा, कितना कूड़ा निकलेगा, हमें पार्कों की व्यवस्था करनी है कैसे होगी, वहाँ पर्यावरण की व्यवस्था करनी है कैसे होगी। आज सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गई, तो टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना चाहिए, उसमें से हमारे काम में गति आएगी। इस प्रकार से इन सब कामों को ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ हमारे काम को गति देते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम चाहे फिर साधन की बात करें, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त सहायता समय समय पर दी जाती है। जैसे इस बार बजट के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया अर्बन चैलेंज फंड अब इसके लिए घोषित किया है। अभी उसको शुरू नहीं किया है क्योंकि पॉलिसी स्कीम बननी बाकी है कि उनको किस खर्च पर करेंगे 1 लाख करोड़। लेकिन मोटे रूप से आपको बता रहा हूँ, चैलेंज फंड का मतलब है जो शहरों में चैलेंजेस हैं, और खास करके जो हमारा पुराना शहर है, 100 साल पुराना शहर भी है, 200 साल पुराना भी है, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, स्टॉर्म ये जो वाटर ड्रेन ये व्यवस्था ये नहीं है, या बहुत पुराने सीवरेज टूट गए हैं। 50-60 साल के बाद बहुत शहरों के अंदर सीवरेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। या फिर सफाई तो हम करते हैं, लेकिन हमारा जो कूड़ा है, कूड़े का निस्तारण ये नहीं हो पा रहा है। लेगेसी वेस्ट कुछ शहरों के अंदर बहुत बड़े बड़े हैं। दिल्ली के अंदर जब हम इधर मुड़ के आए होंगे, बाई रोड आए होंगे, तो रास्ते में एक जगह आती है जिसको करनाल मोड़ कहते हैं, क्या नाम उसका? वजीराबाद में भी ये करनाल मोड़ को मुकरबा चौक बाईपास जो है, वहाँ एक बहुत बड़ा दिल्ली ने वर्षों पुराना ढेर गंदगी के वहाँ डालते हैं पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है देश भर के शहरों में सबसे बड़ा गंदगी का ढेर वो है। 12-13 साल तो उसको साफ कर देख रहे हैं, अभी साफ हो रहा है और भर रहा है, साफ हो रहा है और भर रहा है। इस बार हमने पीछे प्लानिंग बनाई, दिल्ली के लोगों के साथ बैठे कि इसको आप 1 साल में कैसे खत्म कर सकते हैं। तो मुझे 1 साल का हमें 2 साल लगेंगे। 2 साल में जितने साधन लगाने लगाओ, उस वेस्ट टू कंपोस्ट में यूज करो, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी में यूज करो, वेस्ट टू जो भी वेस्ट टू वेल्थ के प्रोग्राम निकले हैं, कोयला बनता है कोयला बनाओ, लेकिन उसका डिस्पोजल करना चाहिए। RDF निकाल करके इसको सीमेंट फैक्ट्री में भेजो, वहाँ भेजना चाहिए। बहुत टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, उसके नाते से करें। मेरा कहना है कि टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हमको करना चाहिए। जहाँ हमको साधन चाहिए, उपकरण चाहिए, उपकरण भी जितने जरूरी है वो जरूर लें। इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत से लोग प्राइवेट संस्थाओं से भी काम कराते हैं, टेंडर की व्यवस्था होती है। जो शहर है उस पर अडॉप्ट करो, इसको कहते हैं अंत्योदय। जैसे पीछे बात आई ना कि अंत्योदय पर बहुत काम करते हैं, मैंने कहा इसमें भी अंत्योदय काम करो। जो अंत में रह गया उसको कोई सहारा तो दो। हो सकता है उसके पास पैसे की कमी हो, प्रदेश दे देगा, नहीं तो एक बड़ा सा शहर है जिसके अपने 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, वहाँ बेचारा 1 करोड़ रुपये इकट्ठा नहीं कर पाता है, तो इस 100 करोड़ में से 50 लाख वहाँ भेज दो। छोटा सा शहर है, 20,000 की आबादी का, साफ हो जाएगा। कोई मशीनरी एक आध अपने वहाँ से निकाल के वहाँ भेज दो, वो साफ हो जाएगा। थोड़ा सा गाइडेंस कर दो उनको कि वहाँ कामचोर लोग ना हो, मेहनत करें, सुबह शाम लोगों को भी पार्टिसिपेट कराओ। वहाँ बहुत से ऐसे NGOs हैं जो सफाई में लग जाते हैं, बहुत संस्थाएं लगती हैं। तो ऐसे करके उस शहर को साफ करके जोड़ी बना के अपने कंपटीशन में आओ। एक कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेटिव मैकेनिज्म ये बनाया है। जोड़ी के हिसाब से अब फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा वो देखेंगे, और जो कमजोर रहेंगे इस काम में फिर सुपर फर्स्ट लीग में से उनको बाहर कर देंगे। चलो नीचे जाओ, अब वहाँ कम्पीट करके आओ। अपना सांप सीढ़ी का खेल होता ना, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, ऊपर अगर ठीक परफॉर्म नहीं किया तो सांप का काटा, नीचे जाओ, फिर नीचे करोगे। अब आपको अगले 2 साल फर्स्ट सेकंड नहीं आना है। आप अपने आप को मेंटेन रखो, एक जोड़ी जो बनाई उसको साफ करो, फिर से आओ। अभी इस बार हर एक प्रदेश का फर्स्ट जो प्रॉमिसिंग शहर है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले 23 और 15 इस बार जुड़ गए, 38 और शायद 34 वो हैं। तो ऐसे 72 शहर हैं ये। इन 72 शहरों को एक शहर और दिया जाएगा। चाहे तो एक से ज्यादा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मानो कोई शहर कहता है इंदौर जैसा कि एक क्या, हमको तो 5 दे दो, ये छूट रहेगी। उन 5 में
जो सबसे ज्यादा स्कोर लाएगा उसी को जोड़ी इंदौर टारगेट पे है, इंदौर को नहीं चलाएंगे। पिछले 2, 3, 4, 5 आया है हमारे जो अर्बन मिनिस्टर्स है ना, क्या नाम, कैलाश विजय, कैलाश विजय, तो उनका कि एक क्यों 5 लगा दो ना चाहिए। हमने कहा छूट है, एक अनिवार्य है, इसके आप 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम लेना चाहता तो कोई शहर ले ले। परोपकार में सीमा क्या है? परोपकार की तो सीमा होती है, अपने स्वार्थ की सीमा हो सकती है, लेकिन परोपकार की सीमा नहीं है। आप 5 गाँव 5 भी शेयर करना चाहे करें ना, ताकि हमें सारा देश स्वच्छ करना है, केवल अपने शहर से स्वच्छता नहीं बनेगी, क्योंकि आखिर सारा देश स्वच्छ होगा तभी कोई दुनिया में से बाहर से हमारे देश में कोई आएगा क्योंकि भारतवर्ष में स्वच्छता में कमाल कर दिया। शहरों का जो प्रकार होता ना, हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं, शहर के सब व्यवस्थाएं देखने वाले होता है कि क्या सुंदर शहर है। हम सिंगापुर चले जाएं, हम टोक्यो चले जाएं, हम लंदन चले जाएं, हम दुबई चले जाएं, आंखें खुली रह जाती हैं। हमारे यहाँ भी उस प्रकार की शहर कहीं कहीं इक्का दुक्का शहरों में कल्पना होने लगी है, लेकिन स्वच्छता है तो और समस्याएं बहुत हैं। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तो ट्रैफिक की समस्याओं को भी, चाहे वो पैदल चलने वाले, चाहे वो साइकिल रिक्शा पर चलने वाले, चाहे ऑटो, 3 व्हीलर, कारें, बसें, उनकी समस्याएं, उनके लिए मार्ग भी हमको बनाने पड़ेंगे। और इस रोड ट्रैफिक को कम करके हम मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको कैसे बढ़ाएं। बहुत बड़ी समस्या है। मैं पीछे बेंगलोर गया, बेंगलोर में एक उदाहरण उनको दिया, वो लोग बड़े इस बात से कहने लगे, आप तो सब कुछ जानते बेंगलोर के बारे में। क्या कोई व्यक्ति बेंगलोर का 20 किलोमीटर दूर से चल के एयरपोर्ट पर अपने किसी मेहमान को छोड़ने के लिए जाता है, मान लो उसको दिल्ली जाना है या दुबई जाना है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ के वो दिल्ली, मुंबई या दुबई वो पहुंच जाता है। और कई बार तो व्यक्ति 20 किलोमीटर जो दूर से आया था वो अपने घर नहीं पहुंचा होता, उसका मैसेज आता मैं तो पहुंच गया, वो उसमें चक्कर काट रहा होता। कल गुरुग्राम के अंदर, हालांकि वर्षा का कारण था, बहुत बड़ा जाम लगा। अब ये समस्याएं हमारे ध्यान में आती हैं, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो करना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, खूब ढक्के कर रही है। नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, शहरों में जितने भी हाईवेज बनने वो बना रहे हैं, कनेक्टिविटी रोड्स बना रहे हैं, मेट्रो को बना रहे हैं, RRTS बना रहे हैं। इसमें आप लोगों का उतना रोल नहीं है, आपको उसमें जितना सहयोग मांगा जाए वो करेंगे शहर के नाते, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि शहरों के काम करने के लिए भारत सरकार कितने काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सहयोग करती है। तो ये जो काम है शहरों को सुंदर बनाना, स्मार्ट सिटी मिशन हमारे यहाँ शुरू हुआ 100 शहरों के अंदर, उसके अंदर बाकी प्रावधान तो थे। एक प्रावधान था ICCC, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, कोऑर्डिनेटेड कमांड सेंटर, ताकि शहर की सारी सेवाओं की जानकारी हमको IT के सिस्टम से वहां मिल जाए, हमारी समस्याओं को हल करने की गति बढ़ जाए। तो इतना इफेक्टिव सिस्टम है कि अगर कोई आदमी है ना, पुलिस को ये लगा कि एक वाहन चोरी हो गया है, तो वहां एक आदमी बैठ करके पूरे शहर में सारे वाहनों को नजर रखता है, इस नंबर का वाहन यहाँ से चला था, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, मिनट पकड़ लेते। कोई संदिग्ध व्यक्ति शहर के अंदर घुस गया तो उसकी शक्ल उसमें डाल देते हैं, जहां वो व्यक्ति शहर में मिलता है कैमरे के अंदर उसको कैच कर लेते हैं, फेस आइडेंटिफिकेशन। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। हमने सफाई के लिए 50 गाड़ियां लगाई, तो कौन सी गाड़ी चल करके भर के गई या खाली पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी और शाम को रात को पैसे ले गया, एक ही गाड़ी का मूवमेंट, ये ध्यान रखते हैं। कई व्यवस्थाओं में कमी आ गई, शिकायत है, शिकायत के अंदर कौन से समय पर कोई किसी का नल खराब हो गया, पाइप चौक हो गया, उस शिकायत का निस्तारण कितनी देर में हमारे डिपार्टमेंट ने किया, ये सारा सिस्टम उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए हमको बहुत अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हम शहर के अंदर अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें कर सकें। और अंतिम बात कि हमारी जो टीम है, उस टीम को हम साथ लेकर के चलें। यानी मेयर हैं, हमारे साथ वरिष्ठ उप महापौर भी होगा, उप महापौर होगा, हमारे साथ पार्षद भी है, ये हमारी टीम है।
इस टीम में किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में काम कम हुआ, इसमें ज़्यादा हो गया। आवश्यकता के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक जगह आवश्यकता ही कम है, एक जगह आवश्यकता ज़्यादा है, मरीज बस्ती है तो आवश्यकता ज़्यादा होगी ही। लेकिन किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबका विश्वास जागृत हो और सबके मन में ये धारण कराएं कि मैं एक वार्ड का महापौर हूँ। और इसी प्रकार से हमारी प्रदेश सरकारें हैं जिनके देखरेख में हमारे शहरों का संचालन है, उस प्रदेश सरकार में भी अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं और जो वहाँ डिपार्टमेंट है, वहाँ हमारे सेक्रेटरी हैं, वहाँ हमारे डायरेक्टर हैं, सबके साथ अच्छा तालमेल बैठा करके अपनी समस्याओं के हल के लिए उनसे जितना सहयोग हम निकाल सकते हैं उतना लें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।